तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनेलिडा तक पढ़ा था। अब आगे देखते हैं आर्थ्रोपोडा। तो देखिए आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मतलब होता है खंडित, पोडा का मतलब होता है शरीर। तो ऐसे जीव जिनका शरीर जिनके पैर खंडित होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको देखते हैं। तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। तो इसको ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ा संघ है और इसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। तो इसको ध्यान देना है कि 2/3 जो है जाति जो है जीवों की वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। तो 2/3 जातियां हमारी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। चित्र 4.12। तो ये 4.12 में देखिए चित्र दिया गया है। तो इसमें ये टिड्डी का चित्र है, ये तितली का है, ये बिच्छू का है और ये झींगा मछली जो होती है जिसको झींगा कहते हैं, प्राण इंग्लिश में बोलते हैं, उसका ये चित्र है। तो ये सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आगे बता रहा है कि इसमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। अंगतंत्र स्तर का शरीर का संगठन होता है इसमें, तथा ये द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति यानी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे बिच्छू है, इसको इस तरह काटेंगे अगर तो 2 बराबर भागों में बटेगा। तो यही एक अक्ष है और इसी तरह, और किसी भी तरह इसी अक्ष में भी काटेंगे तो बराबर भागों में नहीं बटेगा। इसलिए केवल एक ही ऐसे ही काटेंगे तभी 2 बराबर भागों में बटेगा। तो इसको द्विपार्श्व सममित बोलेंगे। ऐसे देखिए तितली को भी है, टिड्डा को भी ऐसे खड़े चाकू से इसे काट देंगे तो आधा भाग इधर हो जाएगा, आधा उधर, यही 2 बराबर भाग बनेंगे। बाकी किसी तरह भी काटने पर 2 बराबर भाग नहीं बनेंगे। तो इसलिए टिड्डी इन सब में द्विपार्श्व सममित पाया जाता है। त्रिकोरिकी तथा खंडित, त्रिकोरिकी विखंडित तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंतस्तत्वचा। विखंडित तथा प्रगुही होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और ये प्रगुही यानी सीलोम इनमें पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन कंकाल से ढका रहता है। इसको ध्यान देना है कि काइटिन वही कंकाल मतलब बाहरी कंकाल, एक्सटर्नल जो स्केलेटन है वो क्या होता है, काइटिन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। इसको ध्यान देना है कि इसका शरीर जो है सिर और ये वक्ष और ये उदर, ये पेट, ये सिर इतना हो गया, ये पूरा वक्ष हो गया। जहाँ पर हमारे फेफड़ा रहते हैं वो वक्ष होता है और जहाँ पे खाना जाता है वो पेट होता है। तो ये उसी तरह इसमें भी शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डामेन। सिर का मतलब हेड, थोरैक्स का मतलब वक्ष, एब्डामेन का मतलब उदर। आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। तो इसको ध्यान देना है कि हमने अभी आपको बताया कि इसमें जो पैर होते हैं वो खंडित होते हैं। तो उसका मतलब भी उसने बता दिया कि आर्थोस का मतलब संधि होता है यानी जोड़, और पोडा का मतलब उपांग होता है। अब पैर न लिख करके उपांग इसलिए लिखा है क्योंकि ये कई खंडों से मिलकर के बने होते हैं, संधियों से जुड़े होते हैं। इसमें संधियुक्त पाद होता है, इसको ध्यान देना है। संधियुक्त पाद मतलब जुड़े हुए पैर होते हैं। श्वसन अंग क्लोम, पुष्ट क्लोम, पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। तो श्वसन अंग में हमारा क्लोम, पुष्ट क्लोम, पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं।
तो देखिए लार्जेस्ट फाइलम होता है हमारा आर्थ्रोपोडा, हेड, थोरैक्स और एब्डामेन यानी सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में बटा होता है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेज मतलब संधियुक्त पाद होते हैं इसमें, और इसमें जो श्वसन अंग होते हैं वो गिल हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं या ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। तो इसको ध्यान देना है। आगे देखते हैं उत्सर्जन के लिए प्रसंचरण तंत्र खुला होता है, इसको ध्यान देना है। जो प्रसंचरण तंत्र होता है वो खुला होता है, यानी धमनी, शिरा एवं केशिकाएं इनमें बंद होकर के खून पूरे शरीर में नहीं प्रवाहित होता, बल्कि खुला होता है, यानी ये नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए प्रसंचरण तंत्र इसमें खुला कहा जाएगा। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। इसको ध्यान देना है कि जो संवेदी अंग होते हैं जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र में सामान्य अथवा संयुक्त यानी सिंपल और कंपाउंड आंखें पाई जाती हैं। संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। तो इसको ध्यान देना। उत्सर्जन माइलपीगी नलिका के द्वारा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्सक्रीशन होता है, जैसे हम लोगों में किडनी पाई जाती है, गुर्दा पाया जाता है, जिसको वृक्क कहते हैं, वो पाया जाता है, वैसे उत्सर्जन के लिए इनमें माइलपीगी नलिका पाई जाती है। इसको थोड़ा इंग्लिश से देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनी, आइज, कंपाउंड एंड सिंपल। इसमें जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे छत के ऊपर टावर लगा दिया जाता है और हमारे टीवी में चित्र आने लगते हैं, वो पकड़ने लगता है चैनल को, उसी प्रकार इसमें सेंसरी अंग होते हैं, वो एंटीना की तरह होते हैं। जैसे एंटीना हम लोग छत में लगाते हैं तो हमारी टीवी में नीचे टावर पकड़ने लगता है, तो उसी प्रकार से एंटीनी पाए जाते हैं। और इनमें जो आँखें होती हैं वो कंपाउंड एंड सिंपल होती हैं, संयुक्त और सरल 2 प्रकार की होती हैं। अब इनके बारे में विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोर्स में दिया नहीं है। हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे नीट के लिए जरूरी है। स्टैटोसिस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्टैटोसिस्ट जिसको बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं, इनमें उपस्थित होते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माइलपीगियन ट्यूब। जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो माइलपीगियन ट्यूब के द्वारा होता है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांश अंड प्रजक होते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि नर और मादा जो होते हैं ये ज्यादातर अलग मतलब पृथक होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं, और अधिकांश अंड प्रजक होते हैं, यानी ओविपेरस होते हैं, यानी ज्यादातर अंडे देते हैं। प्रवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा यानी अप्रत्यक्ष होता है। तो इसको ध्यान देना है कि जो मैग्निफिकेशन होता है, जो इसका मतलब छोटे से बड़े स्टेज में आता है, तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी डायरेक्ट होता है मॉडिफिकेशन या इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब उसमें लार्वा पाया जाएगा, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट बन जाएगा। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं एपिस मधुमक्खी व बॉम्बिक्स रेशम कीट, लैसिफर लाख कीट, तो आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण कीट हैं, तो इनके एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। तो जैसे ऐप में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीटों में एपिस हमारा मधुमक्खी को कहते हैं, बॉम्बिक्स हमारा रेशम कीट को कहते हैं, लैसिफर हमारा लाख कीट को कहते हैं, और रोगवाहक कीट एनाफिलीज मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है, एडीज मच्छर होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। यूथ पीड़क टिड्डी लोकस्टा, यूथ पीड़क टिड्डी को अंग्रेजी में लोकस्टा कहते हैं, जो हमारी फसल खा जाती है।
और जीवित जीवाश्म भी एक इसमें आता है जिसको लीमुलस कहते हैं। राज करकट किंग क्रेब भी इसका नाम होता है। तो ये नाम याद कर लीजिए, सीधे नाम पूछेंगे कि कौन से संघ में पाए जाते हैं। तो जीवित जीवाश्म का मतलब ये होता है कि उसकी ज़्यादातर प्रजातियां, ज़्यादातर जीव अब नहीं रहे, कुछ ही बचे हैं, और वो कब जो है दुनिया से विलुप्त हो जाए पता नहीं, तो इसलिए उनको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा संघ आ जाता है मोलस्का। तो मोलस्का के बारे में देखते हैं। तो मोलस्का का मतलब होता है कोमल शरीर वाले, इसको ध्यान दीजिए। मोलस्का का मतलब है कोमल शरीर वाले। तो मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। पहला आर्थ्रोपोडा है और दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है। देखिए मोलस्का के ये कुछ चित्र बनाए गए हैं। पहला ये पाइला है जिसको शेब घोंघा भी बोलते हैं, और ये दूसरा हमारा ऑक्टोपस है जिसमें ये 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसको ऑक्टोपस नाम दिया गया है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय लवणीय एवं अलवणीय होते हैं। तो ये प्राणी जो है जमीन में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, और नमकीन यानी खारे जल में भी पाए जाते हैं, और स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। ये द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं और त्रिकोरकी होते हैं, यानी 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। अंतस्त्वचा, बाह्य त्वचा और मध्य त्वचा। ये प्रगुही होते हैं, यानी इनमें सीलोम पाई जाती है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। तो शरीर तो इनका कोमल होता है लेकिन कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। जैसे घोंघा है, बहुत कोमल होता है लेकिन ऊपर देखिए कितना कठोर इसके ऊपर कवच ढका हुआ है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीय, पाद तथा एक अंतरंग कगुद होता है। तो इसका शरीर जो है अखंडित होता है, यानी खंडों में बटा नहीं होता है। तो ध्यान देना है कि शरीर तो इसका कोमल होता है लेकिन कैल्शियम का कवच पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि जो मोलस्का है उसमें कवच यानी बाहरी खोल किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम का बना होता है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशी, पाद तथा एक अंतरंग ककुद होता है। तो ये शरीर के भाग हो गए। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रावार बनती है। अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखें, ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल। मेंटल को जो है ये ककुद कह रहा है। ओवर द विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर जो है ये स्किन की स्पंजी लेयर है जो कि मेंटल का निर्माण करती है। अब देखें, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। जो हम्प और मेंटल है इसके ऊपर एक कवच पाया जाएगा जिसको हम्प एक जगह पाई जाएगी जिसको हम्प कैविटी कहते हैं। तो इसको ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर के कुकुद तथा प्रावार के बीच के स्थान को प्रावार गुहा कहते हैं, यानी मेंटल और हम्प और मेंटल के बीच की गुहा को मेंटल कैविटी कहते हैं। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए उसने फिगर में बताया नहीं है। तो बस इतना समझिए कि कुकुद और यानी हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी होती है जिसको प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि इसमें क्लोम पाए जाते हैं
अब देखिए क्लोम श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। क्लोम सिर्फ श्वसन में ही सहायता नहीं करते बल्कि गंदी हवा को बाहर भी निकालते हैं, इसलिए श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेती जिह्वा यानी रेडुला कहते हैं। तो रेती जिह्वा या रेडुला पाया जाता है। अब ये देखिए चीज हम नहीं अंडरलाइन कर रहे हैं कि रेती के समान घिसने वाले अंग होते हैं, क्योंकि रेती जिह्वा वो हिंदी में खुद ही कह रहा है। इसका मतलब रेती जैसे घिस देती है पदार्थ को, वैसे घिसने वाले अंग पाए जाते हैं, भोजन को घिसते हैं, जिसको हिंदी में रेती जिह्वा और अंग्रेजी में रेडुला कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। इसको ध्यान दीजिए कि नर मादा पृथक होते हैं और अंड प्रजक होते हैं। ये बार बार अंड प्रजक को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ज़्यादातर ये सब अंडे ही देते हैं। जहाँ से अंडे से बच्चे बनना शुरू होंगे, मतलब बच्चे देना शुरू करेंगे, वो आगे हम लोगों को खुद ही पता चलेगा। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है, तो इसको ध्यान देना है कि लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। इसका उदाहरण क्या है? पाइला, जिसको सेब घोंघा कहते हैं। बस ये उदाहरण याद रखिए, इनको कहते क्या है। पिंक टाटा मुक्ता सुक्ति इसको बोलते हैं। सीपिया को कटल फिश बोलते हैं और लोलिगो को स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस को बेताल मछली बोलते हैं। प्लासिया को समुद्री खरगोश बोलते हैं और डेंटेलियम को रद कवचर बोलते हैं और कीटोप्ल्यूरा को काइटन बोलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आपको किसको क्या कहते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंकटाटा को पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। सीपिया को कटल फिश बोलते हैं। लोलिगो को स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। एप्लाइसिया को सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम को टस्क सेल बोलते हैं और कीटोप्ल्यूरा को हम लोग काइटान बोलते हैं। तो ये सब जो इंग्लिश में नाम है, इन्हीं को याद रखिए, क्योंकि आगे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। आगे हमारे पास आ जाता है संघ इकाइनोडर्मेटा। तो संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो संघ इकाइनोडर्मेटा को सूल युक्त प्राणी भी कहा जाता है, इसको ध्यान देना है। संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत सूल यानी कंटक युक्त, जिसमें कांटे होते हैं, वो प्राणी पाए जाएंगे। तो इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। हमने मोलस्का पढ़ा था, तो मोलस्का में कैल्शियम युक्त बाहरी कंकाल पाया जाता था और इकाइनोडर्मेटा में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाएगा, यानी ये शरीर के अंदर ढांचा बनाएगा। इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा यानी सूल युक्त शरीर कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा यानी सूल युक्त शरीर नाम दिया गया है। चित्र 4.14। तो चित्र 4.14 हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। 4.14 में हमारे पास दो चित्र हैं। ऊपर वाला ये तारा मछली का चित्र है, तारा मीन, जिसको स्टार फिश बोलते हैं, और नीचे वाला है हमारा भंगुर तारा का चित्र है। तो इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं, इनके नाम क्या है। तो भंगुर तारा को अंग्रेजी में ओफ्यूरा बोलते हैं और तारा मीन को यानी तारा मछली को ही अंग्रेजी में स्टीरियाज बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है।
तो देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सभी समुद्रवासी होते हैं, इसको ध्यान दीजिए कि सारे के सारे समुद्रवासी होते हैं। अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। वयस्क इकाइनोडर्मेटा अरीय सम्मिति वाले होते हैं, अरीय रूप से सम्मित इनमें पाई जाती है। कहीं से भी देखिए काटे दो बराबर भागों में बटेगा तो रेडियल सिमेट्री यानी अरीय सम्मित पाई जाती है, जबकि लार्वा द्विपार्श्व सम्मित में होता है। लार्वा में द्विपार्श्व रूप से सम्मित पाई जाती है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन नीट में पूछेगा। रेडियल सिमेट्री एडल्ट में पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में, जबकि उसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। आगे देखते हैं, ये सब त्रिकोरक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। तो त्रिकोरक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक और प्रगुही मतलब सीलोमिक होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाटर वैस्कुलर सिस्टम यानी जल संवहन तंत्र, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है, यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं। तो दो चीज़ें हमारे इस इकाइनोडर्मेटा में निकल करके आ रही हैं। एक तो लार्वा में द्विपार्श्व सम्मित होती है और एडल्ट में अरीय सम्मित होती है, और जल संवहन तंत्र पाया जाता है। दो ही चीज़ें इससे पूछी जाएंगी। आगे देखते हैं, ये चलन गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक होता है। जल संवहन तंत्र का काम क्या है? ये चलने में सहायता करता है, भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में, तीन काम है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है, तो ध्यान दीजिए जो निषेचन होता है वो शरीर के बाहर यानी एक्सटर्नल होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। तो परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है और मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था, ये मुक्त रूप से तैरता रहता है। एग्जाम्पल क्या है? एस्टेरियाज जिसको तारा मछली बोलते हैं, इकाइनस जिसको समुद्री अर्चिन बोलते हैं, एंटीडोन जिसको समुद्री लिली बोलते हैं, कुकुमेरिया जिसको समुद्री करकटी बोलते हैं, तथा ओफियूरा जिसको भृंगुर तारा बोलते हैं। ओफियूरा अभी हमने इंग्लिश में सारी चीज़ें देखी। तो कुल मिलाकर के इसका निचोड़ हम बता दे रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए कि लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और स्टेरियाज को स्टार मछली यानी तारा मीन कहते हैं, काइनस को समुद्री अर्चिन बोलते हैं, एंटीडॉन को समुद्री लिली बोलते हैं, सी लिली जिसको कहेंगे, कुकुमेरिया को समुद्री करकटी बोलते हैं तथा ओफियूरा को भंगुर तारा बोलते हैं। तो यही एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे और 2 पॉइंट जो हमने बताया है आपको वो भी पूछा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, स्टेरियाज को स्टारफिश, इकाइनस को सी अर्चिन, एंटीडोन को सी लिली, को कुमेरिया को सी कुकुम्बर और अफ्यूरा को ब्रिटिल स्टार बोलते हैं। ब्रिटिल स्टार यानी भंगुर मछली, भंगुर तारा। तो इसको ध्यान रखना है किसको क्या बोलते हैं, यही सीधा पूछ लेता है। अब हमारे पास आ जाता है हेमिकार्डेटा। अब देखिए संघ हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हें हेमिकार्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अराजुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। तो पहले इसको क्या था कि कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट संघ के पहले एक उपसंघ में रखा गया था, सब फाइलम में। लेकिन अब क्या है, अब देखिए इसको बदल करके नॉन कार्डेटा के अंतर्गत इसको रखा गया है। अराजुकियों यानी नॉन कार्डेट के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें रीढ़ नहीं पाई जाती। हेमिकार्डेट के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना होती है। इसको ध्यान देना है कि हेमिकार्डेटा जो ग्रुप है, संघ है,
तो इसमें जो है कॉलर क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ पर गले के पास ये शर्ट की कॉलर होती है, तो यहीं पर इसमें कॉलर क्षेत्र में देखिए कॉलर दिखा हुआ है, ये सूंड है, ये कॉलर है और ये वक्ष है। तो इसमें अल्प विकसित कॉलर क्षेत्र में संरचना पाई जाती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना होती है। ऐसा महसूस होता है कि ये नोटोकार्ड है यानी रीढ़ है, जबकि रीढ़ नहीं है, रीढ़ के समान संरचना होती है, इसको ध्यान देना। इस संघ के प्राणी क्रम के समान तथा समुद्री जीव है जिसका संगठन अंग स्तर का होता है। तो क्रम के समान ये जीव होते हैं, अंग स्तर का शरीर संगठन होता है, द्विपार्श्व समित पाई जाती है, त्रिकोरिकी यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोमिक यानी प्रगुही होता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है, सुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। सूंड पाई जाएगी, कॉलर पाई जाएगी, वक्ष पाया जाएगा। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है, श्वसन जो है क्लोम द्वारा होता है, तथा सुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग होते हैं। सुंड ग्रंथि जो है ये सुंड में एक ग्लैंड होती है जिससे इसके शरीर के खराब पदार्थों का उत्सर्जन होता है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन वाह्य होता है, तो निषेचन इसमें वाह्य होता है। अब परिवर्धन लार्वा टार्नेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, तो इसको ध्यान दीजिए। परिवर्धन क्या होता है? टार्नेरिया लार्वा के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के अप्रत्यक्ष, जाहिर सी बात है लार्वा है तो इनडायरेक्ट ही होगा अप्रत्यक्ष। जिसमें भी लार्वा होगा तो परिवर्धन उसका अप्रत्यक्ष माना जाता है। अगर डायरेक्ट बनेगा तो लार्वा अवस्था नहीं होगी तो प्रत्यक्ष कहेंगे। उदाहरण क्या है? बैलेनोग्लासस तथा साइकोग्लॉसस। तो इसका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लासस तथा साइकोग्लॉसस। तो इसमें कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जो कॉलर क्षेत्र होता है उसमें स्टोमोकार्ड जैसी स्टोमोकार्ड पाया जाता है जो नोटोकार्ड के समान संरचना होती है। अब इतने में स्टोमोकार्ड पाया जाता है, पूरे शरीर में नहीं पाया जाता, मतलब आधे शरीर में पाया जाता है। तो इसीलिए हेमी का मतलब आधा, कार्डेटा का मतलब कार्डेट। मतलब कार्डेटा तो नहीं है लेकिन कार्डेटा जैसे लक्षण स्टोमोकार्ड होने से प्रकट हुए, क्योंकि स्टोमोकार्ड नोटोकार्ड यानी रीढ़ की हड्डी जैसी के समान संरचना है, इसलिए इसको हेमी कार्डेटा में रखा गया। मतलब कार्डेटा नहीं है, हेमी कार्डेटा मतलब आधा कार्डेट है, क्योंकि यहाँ केवल रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना पाई जाएगी, पूरे शरीर में नहीं पाई जाएगी। तो इतना ये याद रखना है, और इसके बाद कुछ भी नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि परिवर्धन लार्वा को टार्नेरिया लार्वा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बैलेनोग्लासस तथा साइकोग्लॉसस है। तो टार्नेरिया लार्वा इसमें पाया जाता है हेमी कार्डेटा में। तो यही चीज़ इससे पूछी जाएगी, और विशेष इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैलेनोग्लासस का हमारे सामने फिगर बनाया गया है। तो बैलेनोग्लासस में हमको बताया गया कि प्रोबोसिस है जिसको सुंड कहते हैं, ये कॉलर है, और ये ट्रंक है जिसको वक्ष बोलते हैं। तो प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होता है इसका शरीर। वार्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, जितना मोटा मोटा लिखा है भाई, और इसमें लार्वल स्टेज होती है वो टार्नेरिया लार्वा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। एग्जाम्पल बैलेनोग्लासस तथा साइकोग्लॉसस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बस यही चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, और कुछ विशेष नहीं पूछा जाएगा। अंग्रेजी वाली बुक में देखिए फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल यानी बाह्य तरीके से जनन होता है, निषेचन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है यानी लार्वा अवस्था पाई जाती है, लेकिन लार्वा का नाम नहीं दिया है। हिंदी वाली बुक में लार्वा का नाम दे दिया है, तो अब इंग्लिश में नहीं दिया है, तो आप लार्वा का नाम नहीं भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो सब इंग्लिश मीडियम होते हैं और इंग्लिश में पढ़े रहते हैं। लेकिन फिर भी बुक में दिया है तो आप लोग याद कर लीजिए कि टार्नेरिया लार्वा पाया जाता है। इंग्लिश वाली बुक में छूट गया है। अब आगे आ जाता है संघ कार्डेटा।
तो संघ का डेटा के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।